सभी को गुड मॉर्निंग। टेगोर चिल्ड्रन एकेडमी स्विट्जरलैंड ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उस समय व्यवसायिक संगठन के स्वरूप मैंने आपको बताए थे। एकल स्वामित्व व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, सहकारी संगठन और उसके बाद में संयुक्त पूंजी कंपनी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कंपनी और निजी कंपनी में अंतर बताया था। दूसरा जो टॉपिक था अपना पूरा नहीं हो पाया था। मैंने बताया था कि आपको साझेदारी और कंपनी में अंतर पढ़ेंगे, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर पढ़ेंगे। एक पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया था। आज दूसरा जो आता है वो है साझेदारी और कंपनी में अंतर। साझेदारी व कंपनी में अंतर। साझेदारी व कंपनी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एवं कंपनी, इनके मध्य अंतर हम लोग पढ़ेंगे। अंतर को जानने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूं कि साझेदारी क्या होती है। साझेदारी से आप क्या समझते हैं? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता होता है, अर्थात साझेदारी का जो जन्म होता है वो समझौते से होता है, जो किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना होता है। ऐसे व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है, ये साझेदारी है। ठीक है, पार्टनरशिप साझेदारी उन व्यक्तियों की आपसी पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो ऐसे व्यवसाय का संचालन करते हैं, उन सभी के द्वारा एक के द्वारा चलाया जाता है, जो किसी व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। यह है अधिनियम के द्वारा दी गई परिभाषा है, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। उसके बाद में कंपनी मैंने आपको बताई थी, कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संघ है जो किसी कारोबार को चलाने के लिए एकत्रित होते हैं, जो किसी कारोबार को चलाने के लिए एकत्रित होते हैं, जो कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित होता है, जिसकी पूंजी सीमित दायित्व वाले अंशों में विभक्त होती है, जिसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है तथा अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया था। उसके बाद में कंपनी के हम लोगों ने प्रकार पढ़े थे, कई प्रकार मैंने आपको बताए थे कंपनी के काफी विस्तार से। तो उस हिसाब से निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में मैंने आपको अंतर बता दिया। आज साझेदारी और कंपनी में अंतर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साझेदारी और कंपनी में अंतर, पहले आता है अंतर का आधार। डिफरेंस जो होता है उसका बेस जो होता है उसके आधार पे, अंतर का आधार। ठीक है, दूसरा आता है साझेदारी पार्टनरशिप, और उसके बाद में है कंपनी। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो आता है वो आता है अधिनियम एक्ट, डिफरेंस बेस ऑफ एक्ट के आधार पर पढ़ेंगे। अधिनियम जो होता है, साझेदारी पे जो अधिनियम लागू होता है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। साझेदारी में समझौता होता है, समझौते में शर्तें होती है, साझेदारी संलेख होता है, और उनके अभाव में साझेदारी का जो संचालन होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत किया जाता है। तो उस पे साझेदारी अधिनियम 1932, साझेदारी अधिनियम 1932, और इस पे लागू होता है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय
कंपनी अधिनियम 2013 जो होता है वो इस पे लागू होता है। उसके बाद में आता है पंजीयन या रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, समामेलन इसको बोलते हैं। साझेदारी का जो पंजीयन होता है वो ऐच्छिक होता है, क्योंकि साझेदारी का जो जन्म होता है वो साझेदारों के आपसी समझौते के द्वारा होता है। इस प्रकार से इसका पंजीयन जो होता है वो ऐच्छिक होता है। लेकिन अपंजीकृत जो संस्थाएं होती हैं, ऐसी साझेदारी जो अपंजीकृत होती हैं, वो साझेदार अन्य सदस्यों पे वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, न कंपनी पर वाद प्रस्तुत करते। उसी प्रकार से कंपनी भी अन्य सदस्यों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती और साझेदारों पर भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। इस प्रकार से ये ऐच्छिक होता है, लेकिन पंजीयन होता है तो सुविधा की दृष्टि से अच्छा होता है, महत्वपूर्ण होता है, लाभदायक होता है। उसी प्रकार से यानी इसका जो पंजीयन होता है वो ऐच्छिक होता है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर सदस्य संख्या ज्यादा हो जाती है तो अनिवार्य भी हो जाता है, ये प्रावधान भी दिया हुआ है। उसके बाद में कंपनी का जो पंजीयन होता है, कंपनी का पंजीयन वो अनिवार्य होता है। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन या जो पंजीयन होता है, समामेलन जो होता है वो अनिवार्य होता है, क्योंकि कंपनी का जन्म ही रजिस्ट्रेशन से होता है। कंपनी का जो जन्म होता है वो ही रजिस्ट्रेशन से होता है। उसके बाद आता है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या साझेदारी में पहले न्यूनतम, साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, कम से कम 2 सदस्य। साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। और कंपनी का जहां तक प्रश्न है सदस्यों के बारे में, आप जानते हो सदस्य संख्या के आधार पे कंपनी को हमने 3 भागों में बांटा था। सदस्य संख्या के आधार पे कंपनी को हमने 3 भागों में बांटा था। एक व्यक्ति कंपनी, ओपीसी, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसको बोलते हैं। 3 भागों में हम लोगों ने बांटा था, एक ओपीसी, दूसरी प्राइवेट, तीसरी पब्लिक कंपनी। तो ओपीसी जो होती है उसमें कम से कम 1 सदस्य होता है। सार्वजनिक कंपनी होती है उसमें कम से निजी कंपनी जो होती है उसमें कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, और सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। इस प्रकार से सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या कम से कम 2, और इसमें ओपीसी में कम से कम 1, निजी में कम से कम 2, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। उसके बाद में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य, साझेदारी में अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो 50 होते हैं, हो सकते हैं। साझेदारी में अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो 50 हो सकते हैं, लेकिन कंपनी का जहां तक प्रश्न है वही 3 प्रकार की कंपनी। ओपीसी जो होती है इसमें कम से कम 1 होता तो अधिक से अधिक भी 1 होता है, यानी एक व्यक्ति कंपनी वो होती है जिसकी स्थापना एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाती है, उसका दायित्व तो सीमित होता है। फिर भी एक व्यक्ति होने के कारण भी कंपनी से उसका जो अस्तित्व होता है वो पृथक होता है। दूसरा आता है प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी जो होती है उसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 200 सदस्य हो सकते हैं। और सार्वजनिक जो कंपनी होती है उसमें सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उसके अंशों की संख्या से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि जितने अंश होंगे अंश खरीदने वाले जो होते हैं वही सदस्य होते हैं, इसलिए जितने अंश होंगे उतने ही उसके अंशधारी या सदस्य माने जाएंगे।
इस प्रकार से ओपीसी कंपनी में अधिकतम एक होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही होता है, और निजी कंपनी जो होती है उसके अंदर अधिकतम 200 हो सकते हैं, और सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसके अंतर्गत अगर देखें तो वो अधिकतम हो सकते हैं, यानी जितने अंश होते हैं उतने होंगे, उनके बराबर होंगे, अधिकतम संख्या पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। पांचवा जो आता है वो है दायित्व। साझेदारी व्यवसाय के अंदर सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। हालांकि सीमित दायित्व वाली जो कंपनी होती है उसमें साझेदार का दायित्व सीमित माना जाता है। इसके अलावा सभी प्रकार की साझेदारी जो संस्थाएं होती हैं उसके अंदर साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित होता है, साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। और कंपनी में जो दायित्व होता है कंपनी में दायित्व है, कंपनी में साझेदारों कंपनी में जो अंशधारियों का दायित्व होता है, सदस्य का जो दायित्व होता है वो अंशों द्वारा या अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। अर्थात उसने जितने रुपए के जो अंश खरीदे हैं वहां तक ही उसका दायित्व सीमित माना जाएगा। अगर अंशधारी या सदस्य ने अंश खरीदे हैं और कंपनी को अभी पूर्ण राशि नहीं चुकाई है, जितनी राशि अंशों की बकाया है वहां तक उसका दायित्व सीमित माना जाता है। कंपनी समापन की दशा में अगर अंशधारियों से कुछ बकाया है तो वो कंपनी उनसे मंगवा सकती है, लेकिन अंशों के अंकित मूल्य से ज्यादा नहीं। इसलिए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। दूसरा, अगर गारंटी वाली जो कंपनी है, गारंटी वाली कंपनी है तो उसमें सदस्य के द्वारा या अंशधारियों के द्वारा दी गई गारंटी तक ही, जैसे मानो कि 10,000 रुपए गारंटी दी गई है तो कंपनी समापन की दशा में उसका दायित्व 10,000 का रहेगा, कंपनी उसे 10,000 रुपए तक मंगवा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में अंशधारियों द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होते हैं। तो दोनों कंडीशन लागू हो सकती है इसमें। सदस्यों के दायित्व में अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंडीशन भी हो सकती है, और कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें अंश भी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से गारंटी भी प्रदान की जाती है। तो सदस्यों द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होता है और अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। तो ये है दायित्व के आधार पे जो है ये असीमित दायित्व है, सभी साझेदारों का होता है। अगर सीमित दायित्व वाली साझेदारी है तो उसमें सदस्य का जो दायित्व होता है वो सीमित भी हो सकता है। उसके बाद में छठा पॉइंट जो आता है वो है छठा जो बिंदु, अस्तित्व एवं संचालन का आधार। अस्तित्व एवं संचालन का आधार। संचालन आधार जो होता है, संचालन का आधार होता है, की बात है। अस्तित्व एवं संचालन का आधार क्या होता है? साझेदारी फर्म में साझेदारी जो संस्था होती है उसमें व्यवसाय को चलाने के लिए संचालन जो होता है सभी साझेदारों के मध्य समझौता होता है। सभी जो साझेदार जो होते हैं उसके मध्य समझौता होता है। अगर समझौता नहीं होता है, एक नंबर पे समझौता, और 2 नंबर पे आता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ये चीजें इसके अंतर्गत लागू होती हैं। 2 चीजें, अस्तित्व में संचालन साझेदारों के जो मध्य समझौता हुआ है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर उनके मध्य समझौता नहीं है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, उसके अनुसार ही व्यवसाय का संचालन किया जाता है एवं समझौता नहीं है तो।
कंपनी में जो बातें पार्षद सीमा नियम में सारी बातें स्पष्ट होती है। पार्षद सीमा नियम जो होता है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग इसका संचालन होता है। पार्षद सीमा नियम में कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं, सभी संचालक कितने होंगे, नियुक्ति किस प्रकार से होती है, अधिकार, दायित्व, कर्तव्य, सीमाएं, कार्य क्षेत्र, सारी जो चीजें होती हैं, सारी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, नियम कानून जो होते हैं, वो सारे के सारे पार्षद सीमा नियम में होते हैं। इस प्रकार से पार्षद सीमा नियम के अनुसार होता है। और उसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद में प्रबंध संचालन जो होता है, साझेदारी के अंदर सभी सदस्य जो होते हैं वो आपस में मिलके और फर्म का प्रबंध संचालन करते हैं। सभी साझेदार जो होते हैं इसके अंदर फर्म का संचालन करना, सभी निर्णय लेना, इनके ऊपर नियंत्रण करना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये इसी के अंतर्गत होती हैं। साझेदारों द्वारा होता है, साझेदारों द्वारा होता है और इसका संचालक मंडल होता है। सदस्य जो होते हैं अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा संचालक मंडल का गठन करते हैं। प्रत्येक सदस्य जो होता है उसको एक मत देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास कितने ही अंश क्यों न हो। इसलिए सदस्य जो होते हैं मताधिकार के आधार पर संचालक मंडल का गठन करते हैं और एक कंपनी का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है, निर्णय वगैरह इसी के द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद में आता है हित हस्तांतरण। हित हस्तांतरण या अंश हस्तांतरण, हित हस्तांतरण या अंश हस्तांतरण। साझेदारी के अंदर एक साझेदार जो होता है अपना जो हिस्सा होता है या अपना जो भाग होता है। साझेदारी फर्म के अंदर कोई भी साझेदार जो है अपना हित या हिस्सा जो होता है अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे साझेदार को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक साझेदार जो होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत अपना जो हिस्सा होता है वो दूसरे साझेदार को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सभी की सहमति से ही ऐसा हो सकता है। सभी साझेदारों की सहमति से कोई साझेदार अगर चाहे तो अपना हिस्सा अन्य आने वाले साझेदार जो नया साझेदार था उसको दे सकता है। ये पहले से जो कार्य करे उन साझेदार को अपना हिस्सा दे सकता है, लेकिन वो सभी की साझेदारी से है, सभी की सहमति से है। बगैर सहमति के अपना हिस्सा किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसका हस्तांतरण नहीं कर सकता। लेकिन इसमें कंपनी में अगर देखते हैं हिस्से का जहां तक प्रश्न है अपने हस्तांतरण का, अंशों के हस्तांतरण का जहां पर है, एकल स्वामित्व कंपनी जो होती है या ओपीसी कंपनी जो होती है, 1% कंपनी जो होती है, इसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, दिवालिया पागल हो जाता है, तो उसका नामित व्यक्ति जो होता है उसके बाद में उसको अंशों का हस्तांतरण हो जाता है। उस कंपनी का जो भी स्वामित्व है एक प्रकार से उसको हस्तांतरण हो जाता है। उसका निजी कंपनी जो है अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है या अंशों का हस्तांतरण करते भी है तो प्रतिबंधों के आधार पर, अंतर्नियम में लगाए गए प्रतिबंधों के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। और सार्वजनिक कंपनी जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है। बेरोक एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति को अपने जो अंश होते हैं उनको आसानी के साथ कर सकता है। उसके बाद में आता है दिवालिया मृत्यु या पागलपन का प्रभाव। यहां
इसको निरंतरता भी कह सकते हैं। निरंतरता के आधार पे भी हम लोग देख सकते हैं, यानी साझेदारी फर्म के अंदर साझेदारी जो संस्था होती है, किसी भी साझेदार के दिवालिया, मृत्यु या पागल होने पे साझेदारी का समापन हो जाता है, साझेदारी का विघटन हो जाता है, इसमें साझेदारी का समापन हो जाता है। हाँ, ये अवश्य है। शेष साझेदार जो होते हैं एक नए समझौते के अनुसार साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो है, इसके अंदर किसी भी साझेदार के दिवालिया, मृत्यु या पागल होने पे साझेदारी का विघटन हो जाता है। अर्थात हम यूं भी कह सकते हैं कि साझेदारी में निरंतरता नहीं पाई जाती है। कंपनी में अगर निरंतरता दिवालिया, किसी भी सदस्य के दिवालिया मृत्यु होने पे कंपनी का समापन नहीं होता, समापन नहीं होता, चाहे सदस्य आते रहें चाहे जाते रहें, कंपनी के संचालन पे सदस्यों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लाखों की संख्या में इसके सदस्य होते हैं, एक मर भी जाता तो क्या फर्क पड़ता है। कंपनी का प्रारंभ जो होता है, कंपनी का जन्म होता है, कंपनी की स्थापना होती है, वो भी अधिनियम के तहत होती है, कंपनी अधिनियम 2013, और इसका समापन होता है वो भी कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग ही, समस्त प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद में ही इसका समापन होता है। तो इस प्रकार से साझेदारी और इसमें ये अंतर। एक हम लोग गोपनीयता के आधार पर भी कर सकते हैं, साझेदारी व्यवसाय में गोपनीयता साझेदारों तक सीमित होती है, जबकि कंपनी जो होती है उसमें गोपनीयता नहीं पाई जाती, क्योंकि कंपनी के जो आंकड़े होते हैं, कंपनी की स्थिति वगैरह जो होती है उसका प्रकाशन करना पड़ता है, इसमें सब कुछ ओपन होता है। इसमें ये भी लिखा होता है कि कंपनी में जो निवेश करने वाले होते हैं तो अच्छी प्रकार से पार्षद सीमा नियम और इसके अंतर नियम होते हैं, उनको ध्यान से पढ़कर ही उसमें निवेश करना पड़ता है, इसमें गोपनीयता नहीं होती। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने साझेदारी और कंपनी में अंतर जो है इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद में साझे कंपनी की जो विशेषताएं हैं, कंपनी की जो गुण दोष हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ये कल करेंगे। तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद।